एवरीवन, आई एम ऋषभ दुबे एंड यू आर वाचिंग गाइडमेंट। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले लेक्चर में मैंने क्लास 9th के मोशन चैप्टर पे डिस्कशन को स्टार्ट कर दिया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग मोशन पे अपने डिस्कशन को और आगे लेकर चलेंगे। तो आइए आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। यानी अब हम लोग मोशन को ग्राफिकल वे में समझने की कोशिश करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में दो पार्ट है, पहला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो पहला चीज हम लोग देखते हैं वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो डिस्टेंस को जो है हम लोग वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे और टाइम को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। कहने का मतलब जब भी हम लोग ग्राफ लेते हैं तो आप लोग जानते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे रखेंगे और टाइम को एक्स एक्सिस पे रखेंगे और ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। लेकिन तीन अलग अलग केसेस के लिए वो क्या है, तो देखिए पहला केस आ जाता है यूनिफॉर्म स्पीड का। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, यानी कांस्टेंट स्पीड, यानी स्पीड जो है चेंज नहीं कर रहा है टाइम के साथ, तब उस तरह के स्पीड को हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। तो यूनिफॉर्म स्पीड के केस में जो ग्राफ आएगा डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का, वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये ऐसा इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। तो स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस भी टाइम के साथ बढ़ते जा रहा है और एक लीनियर वे में बढ़ रहा है। इस तरह के ग्राफ को लीनियर ग्राफ भी कहते हैं। ये सब बात आप लोग जानते ही हैं पहले से, ये लीनियर ग्राफ भी कहलाता है। अब आते हैं अगले केस पे। अगला केस है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का, यानी इस बार जो है वो स्पीड चेंज कर रहा है। चेंज करने का मतलब हो सकता है कभी इंक्रीज कर रहा हो, कभी डिक्रीज कर रहा हो, यानी स्पीड कांस्टेंट नहीं रह रहा है। यानी कभी 3 मीटर पर सेकंड होगा, कभी 5 मीटर पर सेकंड होगा। तो इस तरह के स्पीड को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के केस में डिस्टेंस और टाइम ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा दिखता है। इसको आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे 5 सेकेंड पे डिस्टेंस जो ट्रेवल हुआ होगा वो 2 मीटर था, फिर 10 सेकेंड पे डिस्टेंस जो ट्रेवल हुआ वो 8 मीटर हो गया। तो यहां पे आप लोग देखेंगे कि पहला 5 सेकेंड में डिस्टेंस 2 मीटर ही ट्रेवल हुआ था, लेकिन अगला 5 सेकेंड में डिस्टेंस 6 मीटर और ट्रेवल हो गया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो ज्यादा करके चेंज हो गया अगले केस में पहले से। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि स्पीड का जो है वो इंक्रीज कर रहा है। पहले कुछ और स्पीड था, अब कुछ और स्पीड हो गया। इसलिए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के केस में डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा आएगा। अब आते हैं लास्ट केस पे। लास्ट केस क्या है, तो स्टेशनरी केस है, यानी बॉडी रुका हुआ है, एट रेस्ट है। इसका कहने का मतलब कि जैसे हम लोग एक जगह पे बैठे हुए हैं तो वहीं पर हैं। उस केस में हम लोगों का स्पीड क्या होता है, तो 0 होता है। स्पीड कुछ नहीं होता है। तो स्पीड नहीं होगा तो हम लोग जहां है वहीं पे ही रह जाएंगे। इसीलिए कोई बॉडी अगर गिर, मान लीजिए 5 मीटर पे है एक पॉइंट से, तो वो वहां पर ही रुका रह गया, टाइम बढ़ते रह गया क्योंकि स्पीड यहाँ पे 0 था। तो ये स्टेशनरी केस में हो गया, यानी जब बॉडी रेस्ट पे था तब डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा दिखेगा, यानी बॉडी वहीं पे रह गया, टाइम बढ़ते रह गया। तो जो अब सेकंड पार्ट है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के केस में भी हम लोग टाइम को एक्स एक्सिस पे रखेंगे और वेलोसिटी को वाई एक्सिस पे रखेंगे और तब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे 3 डिफरेंट केसेस के लिए। तो पहला केस क्या है, तो वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दोस्तों हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, वो क्या होता है तो अभी भी जान लीजिए, नहीं देखे हैं आप लोग पिछले लेक्चर। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में क्या होता है कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द जर्नी। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में क्या होता है, एक्सेलरेशन चेंज करता है बॉडी का। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में क्या होता है कि टाइम जो है एक सेम टाइम गैप पे वेलोसिटी चेंज सेम होता है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म के केस में क्या होता है कि जो वेलोसिटी का चेंज होता है सेम टाइम इंटरवल में वो डिफरेंट हो जाता है। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में अच्छे से देखा था। अब आते हैं इसके ग्राफ पे। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में दोस्तों एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। तो इस केस में जो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ होगा वो लीनियर आता है। ये यहाँ पे एक लीनियर ग्राफ है, ठीक है। तो फर्स्ट केस हम लोगों ने देख लिया जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट था यानी यूनिफॉर्म था, तब वेलोसिटी और टाइम ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। दोस्तों अब आते हैं दूसरे केस पे, वो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस पे। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में वेलोसिटी और टाइम ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, यानी लीनियर नहीं रहेगा। कभी जो है आपका एक्सेलरेशन ज्यादा रहेगा, कभी कम हो जाएगा, कभी ज्यादा रहेगा, फिर कम हो जाएगा, फिर ज्यादा रहेगा, ठीक है। क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो ग्राफ ऐसा मिल रहा है। एक चीज का ध्यान दोस्तों हमेशा रखिएगा कि वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का जो स्लोप देता है, यानी ये ग्राफ जो स्लोप देता है वो एक्सेलरेशन देता है।
ठीक है, ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी को यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा तो y एक्सिस पे हम लोग रखे हैं और टाइम को x एक्सिस पे रखे हैं। तो किसी भी लाइन का जब हम लोग स्लोप निकालते हैं तो स्लोप क्या होता है, तो चेंज इन y कोऑर्डिनेट बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट यहाँ पे आपका वेलोसिटी है और x कोऑर्डिनेट टाइम है, इस कारण से ये स्लोप जो निकलेगा वो एक्सेलरेशन देगा इस ग्राफ का। ठीक है, ये बात ध्यान से रखिएगा नोट करके, ये भी हम लोग आगे भी यूज करेंगे। अब थर्ड केस पे आते हैं जो है नो एक्सेलरेशन का केस, यानी एक्सेलरेशन जो है वो जीरो हो जाए। एक्सेलरेशन दोस्तों जीरो कब होगा ये आप सोचिए, एक्सेलरेशन जीरो तब होगा जब चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगा। यानी ये v माइनस क्यू क्या है, तो चेंज इन वेलोसिटी है, यानी वेलोसिटी पहले कुछ था, यानी u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी का जब तक चेंज नहीं होगा तब तक एक्सेलरेशन जनरेट नहीं होगा। तो इस केस में क्या हो रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये वेलोसिटी क्या है, तो कांस्टेंट है, एक ही वेलोसिटी से चल रहा है कोई बॉडी। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इस केस में क्या होगा कि एक्सेलरेशन जो है वो जीरो हो जाएगा, और तब जो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का जो दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का डिस्कशन था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पे। दोनों पार्ट हम लोगों ने देख लिया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दोस्तों जो अब अगला टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हायर स्टडीज में भी ये फिर से मिलेगा, तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन ऑफ मोशन में दोस्तों हम लोग 3 इक्वेशन डिराइव करेंगे और ये 3 इक्वेशन हम लोगों को किसी भी बॉडी का मोशन को डिस्क्राइब करने में हेल्प करेगा। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है कि बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में रहना चाहिए। अगर बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में रहा तभी हम लोग ये तीनों इक्वेशन उस पर अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज बोर्ड पे लिखा है कि द मोशन ऑफ ए बॉडी एट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ध्यान रखिएगा ये बात हमेशा कि जब बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में रहे देन कैन बी डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ 3 इक्वेशन। तब हम लोग उसके मोशन को 3 इक्वेशन के हेल्प से डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहला इक्वेशन क्या है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अभी v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है, ये अभी मैं नहीं बताऊंगा। अभी एक एक करके तीनों को हम लोग डिराइव करने वाले हैं, तब हम लोग वहां पे आसानी से ये सारी चीज समझ लेंगे। दूसरा इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और तीसरा इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये तीनों फॉर्मूला को अभी हम लोग आगे डिराइव करने वाले हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो आइए दोस्तों हम लोग सबसे पहले इक्वेशन को डिराइव करते हैं। सबसे पहला इक्वेशन क्या था दोस्तों, तो आप लोग याद कीजिए, वो था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हम लोग इस इक्वेशन को प्रूव करने वाले हैं। इसी इक्वेशन को दोस्तों वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन स्टेब्लिश कर रहे हैं हम लोग, इसलिए इसको वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी कहा जाता है। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि इसको वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्यों कहे। ठीक है, आइए अब इसको प्रूव करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए कि हम लोग जानते हैं कि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में ही निकलेगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, ये हम लोगों ने अभी तुरंत ही देखा था। लेकिन इस बार एक चेंज होगा, वो ये है कि नॉन जीरो इनिशियल वेलोसिटी है, यानी बॉडी जो स्टार्ट हो रहा था उस समय उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं था, नॉन जीरो था। नॉन जीरो कहने का मतलब उसके पास अपना कुछ वेलोसिटी था। ठीक है, तो वो इनिशियल वेलोसिटी u है। ठीक है, वो हम लोगों ने लिख लिया और वो a पॉइंट से स्टार्ट किया अपना जर्नी और b पॉइंट तक गया, और b पॉइंट पे जो उसका वेलोसिटी था वो फाइनल वेलोसिटी कहलाता है, उसको हम लोग v से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है तो एक्सेलरेशन थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा इस जर्नी में तो a जो है वो कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है, ये भी हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, अब आते हैं कि इस रिलेशन को हम लोग कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप निकलता है वो एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, और स्लोप कहने का मतलब चेंज इन y कोऑर्डिनेट बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट, यानी अगर हम लोग इस लाइन का स्लोप निकालना चाहेंगे तो हम लोग y यानी इस vd बाय ad कर देंगे तो हम लोगों को स्लोप मिल जाएगा। कहने का मतलब इस ग्राफ का स्लोप वो क्या देगा, तो एक्सेलरेशन को हम लोग a से डिनोट कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा चेंज इन y यानी bd, y जो है ये bd है। ठीक है, बाय चेंज इन x जो कि ad है। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं ये इस वाले ग्राफ का हम लोग निकाल रहे हैं, यानी ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका हम लोग स्लोप निकाल रहे हैं। ठीक है, ये bd बाय ad हो जाएगा।
ठीक है। अब दोस्तों एक चीज देखिए कि ये जो ओसी है, ठीक है, ये ओसी जो है क्या है, वो यहां से यहां आने में जो टाइम लगा वो है ओसी। तो ओसी को हम लोग टी से डिनोट करते हैं, यानी टी टाइम लगा ए से बी तक जाने में एक बॉडी को, ठीक है। और ये ओसी एडी के बराबर है, ये ग्राफ में हम लोग देख के बता सकते हैं आसानी से। तो ओसी इज इक्वल टू एडी भी हो गया, ठीक है। तो जब हम लोग एडी का वैल्यू टी इस ए में पुट कर देंगे, यानी इसको हम लोग इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा बीडी बाय एडी का वैल्यू क्या है तो टी। तो हम लोग बीडी को लिख सकते हैं एटी, ठीक है। ये हम लोगों के पास सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब दोस्तों एक चीज देखिए कि ये बीडी क्या है, बीडी हम लोग कैसे निकालेंगे कि क्या है, बीडी का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है अभी हम लोगों को। तो देखिए बीडी को हम लोग बीसी यानी बीसी माइनस डीसी लिख सकते हैं। कहने का मतलब बीडी इज इक्वल टू बीसी माइनस डीसी लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। और ये डीसी जो है वो ओए के इक्वल है, आराम से ग्राफ में देखने पे पता चल रहा है हम लोगों को, ठीक है। और ये ओए का वैल्यू क्या है तो इनिशियल वेलोसिटी यानी यू, और बीसी का वैल्यू क्या है यानी ये पूरा बीसी तो वी। तो हम लोग यहां से बीडी का वैल्यू निकाल लिए, वो था v माइनस यू। तो अब हम लोग v माइनस यू जो ये वैल्यू निकला बीडी का वो इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो vd का वैल्यू जब हम लोग v माइनस यू पुट करेंगे और ये 80 हो गया, तो हम लोगों के पास फाइनल इक्वेशन जो आएगा वो कुछ ऐसा भी, ये माइनस यू को उधर ले जा रहे हैं हम लोग, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। ये हम लोगों के पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो गया। तो आप लोगों ने देखा कि मैंने इसको किसने आसानी से प्रूव कर लिया। तो यहाँ पे v क्या है तो फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है जिसको कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, और t टाइम टेकन टू ट्रेवल बॉडी फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो ये पहला इक्वेशन का प्रूविंग था। ये दोस्तों अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन को प्रूव करते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या था दोस्तों, तो वो हम लोग जानते हैं, वो ये था एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम लोग एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसी को पोजीशन टाइम रिलेशन भी कहा जाता है। पोजीशन कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट, और टाइम आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो पोजीशन टाइम रिलेशन को हम लोग प्रूव करने वाले हैं। तो वो देखिए अभी हम लोग कैसे करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले एक बात हम लोगों को यहाँ पे सीखना होगा, वो ये है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है उसका एरिया, यानी उसके इस ग्राफ के अंदर जो एरिया है, इस ग्राफ के अंदर एरिया कहने का मतलब ये एरिया ओ ए बी डी सी, ये वाला जो एरिया है ये डिस्प्लेसमेंट देता है। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट देता है। तो वही चीज मैंने यहाँ लिखा है कि एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। तो ये एरिया कौन सा है तो ओ ए बी डी सी है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो एरिया है ये दो चीज से मिलकर बना हुआ है। एक ये ट्रायंगल हम लोगों को देखने में मिल रहा है ए बी डी, और एक रेक्टेंगल हम लोगों को देखने में मिल रहा है ओ ए डी सी, ठीक है। तो इस दोनों एरिया को जब हम लोग जोड़ देंगे यानी कंबाइन कर देंगे तो हम लोगों को पूरा इस ग्राफ का एरिया मिल जाएगा, है ना, आसानी से मिल जाएगा। तो हम लोग इस डिस्प्लेसमेंट को पहले जान लीजिए कि एस से डिनोट कर रहे हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट कर रहे हैं, ये लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो एस जो है यानी ये डिस्प्लेसमेंट वो क्या है तो इस ग्राफ का एरिया है। तो एरिया कहने का मतलब पहला एरिया कौन सा है तो ये ट्रायंगल है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा तो ओ ए डी सी, इस दोनों को जब हम लोग सम कर देंगे तो हम लोगों के पास डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब आइए करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी क्या आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए एबीडी जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं कि एरिया जो होता है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस क्या है तो एडी है और हाइट क्या है तो बीडी है इस ट्रायंगल का। तो हम लोग ये लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस यानी एडी इंटू हाइट यानी बीडी, ठीक है। और ये जो
रेक्टेंगल है इसका एरिया हम लोग जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो लेंथ इसका हो गया आपका ओसी और ब्रेड्थ हो गया ओए, तो हम लोग इसका एरिया लिख सकते हैं ओए इंटू ओसी। ठीक है दोस्तों, अब एडी जो है वो हम लोग जानते हैं ओसी के बराबर होता है, और ओसी का वैल्यू हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा था, वो क्या था, तो टी था। तो हम लोग यहाँ पे एडी की जगह टी लिख सकते हैं, और ये जो बीडी है यानी ये वाला डिस्टेंस, ये बीडी का वैल्यू जब हम लोगों ने पिछले इक्वेशन में निकाला था वो कैसे निकाला था, तो बीडी को हम लोगों ने बीसी माइनस डीसी किया था, यानी बीसी का वैल्यू मतलब ये पूरा तो V और डीसी का मतलब OA यानी U, तो VD का वैल्यू हम लोगों ने निकाला था V माइनस U, तो VD की जगह हम लोगों ने लिख दिया V माइनस U प्लस OA का वैल्यू क्या है तो U और इंटू OC का वैल्यू क्या है तो T। ये सारा चीज हम लोगों ने पिछले एग्जाम्पल में देखा ही था। दोस्तों जैसे हम लोग जानते हैं कि V पहले क्वेश्चन से V इज इक्वल टू U प्लस AT होता है, तो यहां से हम लोग V माइनस U करेंगे, यानी U को उधर ले जाएंगे तो ये AT के बराबर आएगा, है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम लोग ये V माइनस U की जगह AT लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो हम लोग ये T को तो रहने दिए और इसके जगह AT लिख दिए, और ये प्लस तो है ही, ये UT हो गया। ठीक है, जब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यानी यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा AT स्क्वायर, और यहां बचा है UT, तो हम लोग फाइनल S इक्वल टू UT लिख देंगे, इसको यहां पे पहले लिखे, और हाफ AT स्क्वायर, AT स्क्वायर। तो आप लोगों ने देखा कि सेकेंड इक्वेशन भी मोशन का आसानी से प्रूव हो गया। तो इस तरह से हम लोग पोजीशन टाइम रिलेशन को भी प्रूव करते हैं। तो हम लोग थर्ड इक्वेशन पे आ चुके हैं, तो आइए अब हम लोग थर्ड इक्वेशन को प्रूव करते हैं। थर्ड इक्वेशन को दोस्तों हम लोग पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन भी कहते हैं, और ये क्या होता है तो हम लोगों ने देखा था V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2AS होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS को प्रूव करने वाले हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग फिर से ग्राफ पे आते हैं। हम लोगों ने देखा कि इस ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है, तो ये ग्राफ को देखने पे एक और चीज पता चलता है कि ये ग्राफ एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम आप लोगों ने मैथ्स में ऑलरेडी पढ़ रखा है, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा है तो उसको मैं बता देता हूं क्या होता है ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम में क्या होता है, उसका एरिया जो है, ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। जिन लोगों को ट्रेपीजियम का फॉर्मूला याद नहीं है वो ये नोट कर लीजिए, वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। सम ऑफ पैरेलल साइड कहने का मतलब, ये ट्रेपीजियम को जब आप लोग ध्यान से देखेगा तो इसमें कौन दो साइड पैरेलल है, तो वो OA है और BC है, तो OA और BC का सम, ठीक है, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब OA और BC में डिस्टेंस क्या है तो OC है, तो इंटू OC जब हम लोग कर लेंगे और हाफ से मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो हम लोगों को एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मिल जाएगा। तो हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या देगा, तो डिस्प्लेसमेंट देगा। दोस्तों हम लोग ये लिख सकते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट S होगा वो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के बराबर होगा, बिल्कुल होगा, और वो क्या है तो OA BC है, OA BC है। ठीक है, तो जब हम लोग इस ट्रेपीजियम को देखेंगे तो यहां पे हम लोग जब इसका एरिया का फॉर्मूला लगाएं तो वो क्या हो जाएगा, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड यानी OA प्लस BC, और डिस्टेंस बिटवीन देम यानी OC। इसको जब सॉल्व करेंगे तो OA का वैल्यू आता है U,
और BC का वैल्यू हो जाएगा V जो कि फाइनल वेलोसिटी है, इनटू OC यानी टाइम T। तो यहाँ पे हम लोगों को देखने में पता चलेगा कि S इज इक्वल टू 1/2 U प्लस V इंटू T आया। और दोस्तों हम लोग T का जो वैल्यू है वो यहां से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, तो T इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं V माइनस यू बाय ए। ठीक है, वो फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग जानते हैं, यानी लिख लीजिए उसको, T इज इक्वल टू V माइनस यू बाय ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लोग ये करेंगे जब, तो ये हो जाएगा V प्लस यू है इंटू T की जगह हम लोगों ने लिखा V माइनस यू बाय ए। ठीक है, तो जब हम लोग ये लिखे तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला पे ये आ गया v प्लस यू। क्यों, तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग v को a कंसीडर करेंगे और u को b कंसीडर करेंगे तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, बिल्कुल है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि s इक्वल टू हो गया 1/2 a और ऊपर हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोगों के पास आ गया s इज इक्वल टू 1/2 है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो अब हम लोग ये लिख सकते हैं कि जब हम लोग ये 2a को उधर भेज देंगे और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को इधर रहने देंगे, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इधर रह गया और 2a को उधर भेज दिए तो हो गया 2as। और ये हम लोगों के पास थर्ड इक्वेशन आ गया मोशन का, इसी को हम लोग पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन भी कहते हैं। तो आप लोगों ने दोस्तों देख लिया होगा कि कितने आसानी से मैंने तीनों इक्वेशन को ग्राफिकल अप्रोच से प्रूव कर दिया। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इसको पहले अपने तरीके से एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा ये देखने के बाद, ताकि आप लोगों को इसका अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाए। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो दोस्तों आज के लास्ट टॉपिक पे आते हैं और ये मोशन का लास्ट टॉपिक भी है, वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दोस्तों ये होता है कि जब कोई बॉडी एक यूनिफॉर्म स्पीड से एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो तो उस तरह के मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक है, और इसमें कोई बॉडी मूव कर रहा है, ठीक है, इसमें अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट स्पीड, तब उस तरह के मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर दिया है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। यानी इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही आसान चीज था। तो ठीक है दोस्तों, आज के लेक्चर को यहीं पे करते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। और ये मोशन पे अंतिम डिस्कशन था। इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में मोशन पे बेस्ड कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरीज रहता है मोशन चैप्टर को लेके, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। होती है आप सबसे मुलाकात अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।